हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक विद माय वीडियो लेक्चर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रेसिडेंट के बारे में और प्रेसिडेंट किन किन आर्टिकल्स के अंदर आता है। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। सो वो क्या है? समॉन, प्रोरोग, डिसॉल्व, जिसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है कभी भी मीटिंग बुला सकते हैं, कभी भी मीटिंग डिले करवा सकते हैं और कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब लोकसभा को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा को नहीं, बिकॉज राज्यसभा इज परमानेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जॉइंट मीटिंग बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो जॉइंट मीटिंग बुला सकता है दोनों हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा की, जो आता है आर्टिकल 108 के अंदर। तो देखिए गाइस, जो लोकसभा का जो हेड होगा ना, वही स्पीकर होगा इस मीटिंग का, ठीक है। लोकसभा का जो हेड होगा ना, वही इस मीटिंग का स्पीकर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेस द पार्लियामेंट। मतलब कि जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, जिससे नया साल हो, ठीक है। नए साल का जो फर्स्ट सेशन की जो मीटिंग होगी वो प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है नॉमिनेशन। Some members of Rajya Sabha elected by president if they has no special experience। तो ये क्या कहता है? इसका मतलब है कि जो लोकसभा के मेंबर हैं इलेक्शन के थ्रू आते हैं और राज्यसभा के कुछ लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है जिसके पास कोई स्पेशल एक्सपीरियंस ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, की जो प्रेसिडेंट है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है एमपीज को, लेकिन डायरेक्टली उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। पहले उनको कंसर्न करना पड़ता है, किसके साथ? इलेक्शन कमीशन के साथ उनको उनका कंसर्न लेना पड़ता है, कंसर्न करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? हमारे टेम्पररी लॉ, जो कुछ समय के लिए जो टेम्पररी लॉ होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट रिमूव और विथड्रॉ ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। देखिए गाइस, जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस घोषित कर सकता है सिर्फ तब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को रिमूव भी कर सकता है अंडर आर्टिकल 123 के अंदर, ठीक है। बिल्स कंसेंट, कोई भी बिल पास करना हो तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक मिनट, हाँ, फाइनेंशियल पावर्स के बारे में, ठीक है। जो प्रेसिडेंट के अंडर जो फाइनेंशियल पावर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे मनी बिल्स, ठीक है। पार्लियामेंट में कभी भी मनी बिल इंट्रोड्यूस करना हो तो प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड। मतलब सरकारी खाते में पैसे लेने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। नेक्स्ट आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि पूरे साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट बोलते हैं, ठीक है, अगर ये भी पार्लियामेंट में पेश करना हो तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। और ये आता है आर्टिकल 112 में। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बजट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है कि जो इंडिया के कॉन्टिजेंसी फंड के लिए अगर पैसा चाहिए तो भी प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना पड़ता है। अब कॉन्टिजेंसी फंड होता क्या है? आपातकालीन परिस्थिति, यानी अगर बाढ़ या बादल फटने के कारण कोई भी नुकसान हो गया हो, उसके लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो प्रेसिडेंट की परमिशन से लेने पड़ते हैं, ठीक है। और अभी भी आपको पता है ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं कितना खराब मौसम चल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इस टाइम तबाही का मंजर है ना। तो कितने पुल टूट रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी कितनी पीछे जा रही है ऐसे देखा जाए तो वही है ये कॉन्टिजेंसी फंड। और ये आता है आर्टिकल 267 के अंडर। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर
एवरी 5 ईयर। ये आता है आर्टिकल 280 के अंदर, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसको हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन बनाना पड़ता है, और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट होता है वो सेंटर और स्टेट के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशंस को भी देखता है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जुडिशियल पावर। ठीक है, प्रेसिडेंट की हम जुडिशियल पावर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपॉइंट करेगा किसको, चीफ जस्टिस को और अदर जजेस को। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 143। इसमें क्या है, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस ऑन इम्पोर्टेंट लीगल मैटर्स। प्रेसिडेंट जब भी चाहे एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी लॉ से, किसी भी जो भी लीगल मैटर होगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री पावर। देखिए, जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर है किसका, डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ ऑफ द आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स में जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं उन सबको अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो कभी भी वॉर डिक्लेयर कर सकता है और कभी भी पीस कंक्लूड कर सकता है, मतलब शांति बनाए रख सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डिप्लोमेटिक एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, डिप्लोमेटिक क्या होते हैं, राजनायक, और एग्जीक्यूटिव क्या होती है, कार्यपालिका। ठीक है, देखो आता है हमारा इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट, यानी कि जो हमारे विदेश के साथ जितने भी हमारे एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, ये जो एग्रीमेंट और ट्रीटीज है इंडिया के बिहाफ पे प्रेसिडेंट साइन करते हैं। ठीक है, और सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट्स वर आल्सो नोन एज इंडियन एम्बेसडर्स। तो क्या होता है, एक यानी आसान शब्दों में बताऊं कि जो इंडिया है अपना एक राजदूत भेजते हैं विदेश में, फिर उधर भी जो भी मीटिंग वगैरह हो उनकी फिक्स होती है, कोई भी मतलब किसी भी चीज को लेके, तो वो भी फिर अपना राजदूत यहाँ पे भेजेंगे। तो इस चीज को हम बोलेंगे इंडियन एम्बेसडर्स। ठीक है, कि जो भी वो अपना राजदूत भेजेंगे हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम अपना राजदूत उनको भेजेंगे तो वो भी उनको एक्सेप्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स की। प्रेसिडेंट हर एक एग्जीक्यूटिव पावर है वो मतलब कि प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं गवर्नमेंट के तो वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग, हाई कोर्ट जजेस एक्सेट्रा। ठीक है, आर्टिकल 78, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म अबाउट द गवर्नमेंट्स वर्क एंड डिसीजन। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा होता है या उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ले सकते हैं, और ये आता है आर्टिकल 78 के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, इमरजेंसी पावर है हमारा जो इसको बोलेंगे नेशनल इमरजेंसी, जो कि आता है हमारा आर्टिकल 352 के। नेशनल इमरजेंसी लगती क्यों है, क्या रीजन रहते हैं, या तो वार होगी। ठीक है, अगर वार होगी इसलिए हमारी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहर कोई भी देश अगर हम पे आक्रमण करता है उस वजह से। आर्म रेबेलियन यानी कि अपनी ही इंडिया के जो हमारे लोग हैं वो हथियार वगैरह लेकर हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएं तो उस टाइम पर इमरजेंसी पावर लग सकती है। ठीक है, तो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन को बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी और आर्म्ड रेबेलियन को बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी। तो देखिए गाइस, ये जो आर्म्ड रेबेलियन वर्ड है ना, ये एड ऑन किया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। ठीक है, पहले इसको बोला जाता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन इसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आर्म रेबेलियन इसको नाम दे दिया गया। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे कि ये इमरजेंसी लगी कब कब थी। एक तो हमारी इमरजेंसी लगी थी 1962 में ड्यू टू चाइनीज अग्रेशन, जो चाइनीज ने वो इंडिया पे वार करा था। 1971 में लगी थी इंडो पाक वार में, और 1975 में लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये तो उनके टाइम पे है, जो हमारी प्रेसिडेंट थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रेसिडेंट रूल।
ये आता है इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356। इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। तो होता क्या है इसमें, प्रेसिडेंट का रूल लागू हो जाता है ड्यू टू फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। अब देख लीजिए, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट है, अगर उनकी जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है, ठीक है, सही से काम नहीं कर पाती है, तो प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है। अभी रिसेंट ही हमारी जो JNK में, इसमें भी प्रेसिडेंट का रूल चल रहा था। जिस टाइम LG सिन्हा, जो मनोज सिन्हा थे, वो उस टाइम पे गवर्नर थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ओ सॉरी, इसको आर्टिकल विद डेड लेटर्स भी कहा जाता है बिकॉज इट इज कंट्रोवर्शियल आर्टिकल, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, इस इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करें, तो इसका टाइम पीरियड होता है, पहले तो ये 6 महीने के लिए लगती है, और मैक्सिमम ये 3 साल के लिए लगती है। लगती क्यों है, अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट का रूल चलने लग पड़ता है। फिर आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 360 के अंडर, जिसका थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, देन रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस। तो होता क्या है, अगर हमारी जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन कोई भी खराबी आती है, वो स्टेबल नहीं हो, तो क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाती है किसमें, सैलरी और अलाउंसेस में, ठीक है। जो हमारे सरकारी एम्प्लॉयज को जो मिलते हैं ना, सैलरी एंड अलाउंस वगैरह, उन सब चीजों में क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। फिर आती है हमारी पार्डनिंग पावर्स, मतलब कि पार्डनिंग क्या होता है, क्षमा करना, माफ करना, ठीक है। देखिए, ये भी पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। सबसे पहले हमारे पार्डन कंप्लीटली ऑब्सोल्यूट, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो पूरी सजा माफ कर सकता है। रिप्राइव यानी स्थगित करना, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, अगर किसी ने ऑफेंस किया है तो उसको 10 साल की सजा होगी, प्रेसिडेंट उसको रोक सकता है और बोलेगा कि हम बाद में देखेंगे इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिमिशन, जिसका मतलब है रिड्यूसेस द अमाउंट विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। सजा कम कर सकता है, लेकिन जो उसका करेक्टर है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ सजा कम होगी। नेक्स्ट है हमारा रेस्पाइट, अवॉर्डिंग अ लेस सेंटेंस, मतलब अगर जिसको सजा मिली है वो प्रेग्नेंट है या फिजिकली डिसेबल है, तो सजा उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्यूटेशन, सब्सटीट्यूटिंग वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अदर, अगर किसी को 5 साल की सजा मिली, तो उसको फांसी में कन्वर्ट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारी प्रेसिडेंट की पावर्स हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वो किन आर्टिकल्स के अंदर आता है और उनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।